राइट नाउ आप अपनी प्रिपरेशन के एक दोराहे पे खड़े हैं। अगर आप यूपीएससी 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं तो आज की डेट मतलब 29 सितंबर को आप दो कंडीशन में हो सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आपने जून ऑनवर्ड्स मंथली करंट अफेयर्स या तो किया है या कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ आगे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने को, आप सुनिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने जून ऑनवर्ड्स मंथली करंट अफेयर्स किया ही नहीं है, स्टार्ट किया ही नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो बहुत प्रिकैरियस सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास हार्डली अब 4 मंथ्स हैं ये चीज़ करने को, और लास्ट में न चाहते हुए भी आप पीटी 365 पे शिफ्ट करेंगे। और जैसे ही पीटी 365 पे शिफ्ट करेंगे तो आपको एक हैवी बल्कि मटेरियल, वो भी जल्दी जल्दी हाई फ्रिक्वेंसी में मिलेगा, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट मिसिंग होंगे। और यहीं पे आप लूज कर देंगे एक्स्ट्रा 20 मार्क्स, 15 मार्क्स में भी 30 मार्क्स, और यहीं से प्रीलिम्स रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो आपका प्रीलिम्स ना रुके, आप मेंस लिखें। इस चीज़ के लिए ये पूरा सिस्टम लाया गया है। हम लोग करंट अफेयर्स मंथली करेंगे, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त 2025 से। उसके बाद हम जुलाई का करेंगे, उसके बाद जून का मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। एंड देन ये 3 महीना करने के बाद, क्योंकि मिनिमम हमें 1 साल का करके जाना है, हम सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अब बात यह है कि करंट अफेयर्स तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो ये लेक्चर की ज़रूरत क्यों। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंथली करंट अफेयर पढ़ के भी समझ में नहीं आती, फिर हमारा रिटेंशन बहुत लो होता है। दूसरी बात, किसी ने एक बार पहले ही पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो आपको वो डॉट कनेक्ट करके बताएगा, और वहाँ पे रिटेंशन बढ़ती है डिलीवरी के मेथड से। तो ये जो आप लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, और ये आपका करंट अफेयर कंप्लीटली अच्छे डिलीवरी के साथ रिटेंशन में आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात कि आपको कई बार नोट्स बनाने की बात होती है, शॉर्ट नोट्स बनाने की बात होती है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बना बनाया माइंड मैप मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये भी कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल हमारे टेलीग्राम पे। तीसरी बात ये कि कोई भी चीज़ हम पढ़ लें, जब तक मिस्टेक ना करें, अपने आप को क्विज ना करें, जब तक हम कुछ लिखें ना, तब तक वो चीज़ हमें बहुत बार रिवाइज करनी पड़ती है। लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक वर्क बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हाँ, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन चेक करके टेलीग्राम चैनल से ये वर्क बुक डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, माइंड मैप, क्विज करने के लिए आपको प्री एंड मेंस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आंसर के साथ। और साथ ही साथ इस वर्क बुक की खासियत ये है कि इसके सारे पेजेस जो हैं प्रिंटेबल हैं, तो आप आराम से ग्रे स्केल में है प्रिंट कर सकते हैं। वर्क बुक डाउनलोड करने के लिए आप IAS कॉरिडोर टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, और ये फ्रीली अवेलेबल है, प्रिंटेबल है, आप डाउनलोड करके ही ये लेक्चर देखें। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस तरह की सीरीज में 5 साल बाद ला रहा हूं, और मेरा नाम अभिनव है। यूपीएससी के मैंने 4 मेंस दिए हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री का मेंस, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है प्रीलिम्स की। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, उत्तर प्रदेश का भी इंटरव्यू दिया है, और इनफैक्ट बीपीएससी में मैंने 208 रैंक भी लाई है। 5 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैंने यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शंस हमारे कॉरिडोर से हुए हैं। यूपीएससी में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, हर तरह की रैंक आई हुई है। सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगस्त 2025 का करंट अफेयर, और यहाँ हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। मेरी एक्सपर्टीज पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इन्हीं चीज़ों के कारण हमारे पिछले IAS कॉरिडोर चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हुए थे। अब हम ये नया चैनल बना के यहाँ वही चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद। तो अगस्त 2025 पॉलिटी, और पॉलिटी में हमारे जो हैं 4 मेन टॉपिक होंगे, 4 शॉर्ट न्यूज़ होंगे। जो 4 मेन टॉपिक हैं वो है, पहला द कॉन्स्टिट्यूशन 138 130 अमेंडमेंट बिल है, याद रखिएगा, कोई एक्ट नहीं है अभी ये। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, आप लोगों ने सुना होगा। एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये स्पोर्ट्स की गवर्नेंस के लिए स्पेशल टॉपिक है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। एंड लास्ट जो हमारा बिग न्यूज़ में टॉपिक है वो है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2025। ऐसा बिल पहले 2023 में ऑलरेडी पास हुआ था, हम फिर से लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद 4 हमारे शॉर्ट न्यूज़ भी कवर होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। अगर आप रेडी हो तो ध्यान से सुनिए। तो पहला टॉपिक है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन 138 अमेंडमेंट बिल। 138 अमेंडमेंट बिल, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक इतना न्यूज़ में क्यों है,
और इस पे इतनी ज़्यादा डिबेट, कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों बने, इसको हम गंभीरता से समझेंगे, लेयर बाय लेयर चीज़ों को ओपन करेंगे। देखिए, जो मेन मुद्दा है, जो मेन प्रावधान है, जो मेन प्रोविज़न है, वो ये है कि कोई भी मिनिस्टर एंड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, चाहे स्टेट लेवल का मिनिस्टर हो किसी स्टेट में या फिर सेंट्रल मिनिस्टर हो केंद्र सरकार में, अगर वो किसी ऐसे क्राइम को करता है, ऐसे क्राइम का चार्ज लगता है उस पर, याद रखिएगा कन्विक्शन नहीं, चार्ज लगता है, अक्यूज होता है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको कंजिक्यूटिवली 30 डेज जेल में रखा जाए, कॉन्जिक्यूटिव 30 डेज। तो 30 डेज कॉन्जिक्यूटिवली जेल में रखा जाए, चार्ज प्रूव हुआ है नहीं प्रूव हुआ उससे मतलब नहीं है, और ऐसा आरोप लगा हो जिसमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो ऐसा मिनिस्टर चाहे सेंटर में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज वो वैकेट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आइडिया वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी है, उसको हम इंप्लीमेंट करें, जनता के बीच में ट्रस्ट बनाएं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने, लोकसभा में रिसेंटली 130th अमेंडमेंट बिल लाया 2025 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब मज़ेदार बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अकेले नहीं आए हैं, टोटल 3 बिल्स आए हैं। देखिए, मुद्दा वही है, 30 दिन कंटिन्यूस जेल में, और साथ में 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। चार्जेस भी लग गए और जेल में चलेगा लगातार 30 दिन, तो फिर हटना पड़ेगा। चीज़ें बेसिक वही हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बिल नहीं 3 बिल लाने पड़े हैं। वो क्यों? जो दिल्ली में है मुद्दा, और जो केंद्रीय सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के लेवल पे मिनिस्टर के लिए हमें, और स्टेट के लेवल पे मिनिस्टर के लिए हमें लाना पड़ा आर्टिकल 75, 164, 239 ए। इन तीनों में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जो मिनिस्टर है वहां आर्टिकल 75 इसमें चेंज करना पड़ेगा, 164 स्टेट के मिनिस्टर के लिए, और 239 ए जो है वो दिल्ली के लिए है। तो इसके थ्रू हम स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और दिल्ली के लेवल पे ये चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला बिल ये आया, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दूसरा, पुडुचेरी में अगर हमें चेंज करना है तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 नॉर्मल बिल, ये पुडुचेरी के लिए दूसरा ये। और तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पहले का, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे 2025 के बिल के थ्रू, और सेम चीज सारी जगह अप्लाई होगी। तो मकसद सेम है, लेकिन बिल जो है 3 है, एक है पुडुचेरी के लिए, एक है जम्मू कश्मीर के लिए, और एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सीधे, वो है दिल्ली के लिए, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। और क्या है मेन प्रोविजन? बिल विल प्रोवाइड फॉर रिमूवल ऑफ, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो सेंटर में, स्टेट में, या दिल्ली में, या पुडुचेरी में, अगर वो कस्टडी में 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज से ज़्यादा रहते हैं फॉर सीरियस ऑफेंसेस। और ये सीरियस ऑफेंसेस क्या हैं? अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आपको पकड़ा गया है जिसमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो वो सीरियस ऑफेंसेस में है। और इंटरेस्टिंगली, ये सब बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्लिक्ट है। तो इसको पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के इसमें मेंबर होंगे, और वो मिलकर विचार विमर्श करेंगे। देखिए, अभी मानसून सेशन खत्म हो गया है, तो इनको एक टाइम लिमिट दी गई है कि जब हम लोग विंटर सेशन के लिए वापस असेंबल होंगे, तो उसके पहले दिन के पहले आप इस पर रिपोर्ट बना लीजिएगा। और ये तीनों बिल जो हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अभी जाके रुके हुए हैं, तो बिल का बिल ही है अभी। तो चलिए 130th अमेंडमेंट के बिल के कुछ मेन प्रोविजन देखते हैं। तो बेसिक आइडिया वही रहेगा, सीएम हो, चाहे स्टेट के मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर हो, अगर वो अरेस्ट या डिटेन हुए 30 डेज कॉन्जिक्यूटिव, तो फिर ऑफेंस अगर पनिशेबल है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा इंप्रिजनमेंट हो सकती है, तो आपको हटना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग, आप सोच सकते हैं कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई होगा? यस, सो एवरीवन इज कवर्ड। तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है प्रोसीजर में, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है। अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे में क्या होगा कि 30 दिन किसी को लगातार, किसी यूनियन मिनिस्टर को मान लीजिए कि जेल हो गई, तो ऐसे कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे 31st डे तक कि आप इसको रिमूव कर दीजिए। 30 दिन पूरे हो गए हैं, 31st डे तक एडवाइस करना है। और इनकेस प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई एडवाइस नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑफिस चली जाएगा। हाँ,
बिना रिकमेंडेशन के भी ऑफिस चला जाएगा 30 दिन अगर पूरे हो गए हैं तो। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि वो 31st डे को प्रेसिडेंट को बोलें कि आप मेरे मिनिस्टर को पद से हटा दीजिए, ऑफिस वैकेट कर दीजिए, ये 30 दिन जेल में इनके पूरे हो गए हैं कंटिन्यूअस। सेम थिंग विल अप्लाई एट द स्टेट लेवल। वहां पे सारे स्टेट मिनिस्टर एक्सक्लूडिंग द सीएम, वहां गवर्नर को एडवाइस दी जाएगी सिमिलरली 31st डे तक, और अगर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे वो मिनिस्टर। अब बात ये आती है कि व्हाट अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, देन उनको कौन हटाएगा, उनके लिए कौन रिकमेंडेशन देगा? तो रिजल्ट में डिफरेंस नहीं था लेकिन प्रोसीजर में डिफरेंस है। और प्रोसीजर ये है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के केस में दे मस्ट रिजाइन ऑन द 31st डे बाय 31st डे ऑफ द कस्टडी। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इनका ऑफिस जो है वो सीज हो जाएगा, ऑफिस जो है वैकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, या तो अपनी मर्जी से 31st डे के पहले रिजाइन कर दें, अदरवाइज ऑटोमेटिकली उनका ऑफिस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, पोस्ट से वो हट जाएंगे। दिल्ली का केस जो है 239 ए के अंदर थोड़ा डिफरेंस होगा यहाँ पे स्टेट से। कैसे डिफरेंस होगा? दिल्ली के सारे मिनिस्टर अगेन एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वाला तो हर जगह अप्लाई होगा कि आप खुद से छोड़ दो या ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपका ऑफिस। लेकिन दिल्ली के मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द दिल्ली सीएम्स एडवाइस। प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं दिल्ली के केस में एडवाइस जाएगी प्रेसिडेंट को डायरेक्टली, अदरवाइज वो मिनिस्टर का ऑफिस ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। अब यहां आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर उनको कन्विक्ट नहीं किया गया और बेल मिल गई और 2 साल की सजा नहीं हुई, ऐसे केस में क्या वो वापस मिनिस्टर बन सकते हैं? और यहीं पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। अगर आपको कस्टडी से रिलीज कर दिया जाए तो आपकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। और कई लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोविजन कहीं ना कहीं मेन प्रोविजन को डाइल्यूट कर रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है। अब सरकार ऑब्वियसली इसके फेवर में है और कुछ लोग जो हैं सरकार के फेवर में हैं, कुछ इस बिल के फेवर में हैं। उन लोगों का क्या कहना है? पहला लॉजिक ये है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक मनोज नरूला केस हुआ था, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये है, नियम नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करें तो वो ये देखें कि क्या उस पर कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, प्रूव होना छोड़ो। अगर इनके सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं तो प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शुड अवॉइड अपॉइंटिंग दैट पर्सन एज ए मिनिस्टर इन द कैबिनेट और आउटसाइड कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल नहीं बनाया था, सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं था। तो जो लोग इसके फेवर में, उनका कहना है कि देखो मनोज नरूला केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि आप सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जिन पे लगे हैं ऐसे लोगों को मिनिस्टर ना बनाएं। तो कहीं ना कहीं ये लॉ जो है उसी चीज को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को स्ट्रक्चर दे रहा है। 2014 का ये एक्सपेक्टेशन बेस्ड था गवर्नमेंट से, उसी को हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं अब। दूसरा लॉजिक ये है कि इससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, गवर्नमेंट से लोग ट्रस्ट करेंगे गवर्नमेंट पे अगर लोगों को लगे कि चलो एक क्रिमिनल इंसान जो है पॉलिटिक्स में मिनिस्टर तो नहीं बना है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, जो जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं वैसे लोग मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट को प्रमोट करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस का, और आप इसको वेगली ना समझें। कई बार ऐसा हुआ जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद भी वो सीएम मेंटेन थे। तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक इंसान जो ऑलरेडी जेल में है वो फिर गवर्नेंस कैसे कर सकता है, कैसे अच्छे से मैनेज करेगा चीज़ों को। एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, राइट? आप जेल में हैं और वहाँ से सरकार चला रहे हैं, फाइल भी आपकी ठीक से पास नहीं हो रही, चीज़ों पे आप साइन भी नहीं कर पा रहे ठीक से। तो एग्जीक्यूटिव जब जेल में चला जाए तो फिर वो कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? तो गवर्नेंस फ्रॉम जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होगा और अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी इंप्रूव होगी, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, कि आप काम करिए तो आप साथ में क्रिमिनल मत रहिए, आप काम करें तो शुद्ध रहे आपका आचरण, आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेज ऐसे ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिजेज लीगल गैप। लीगल गैप क्या है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि अगर किसी इंसान को 2 साल 2 ईयर या उससे ज़्यादा का कन्विक्शन हो जाए, फाइनल चार्जेस प्रूव हो जाए और 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए,
तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है एमपी या एमएलए। लेकिन बात ये है कि जब तक चार्जेज लगते हैं और जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो इस बीच में कोर्ट में एक बड़ा केस चलता है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं, 14 साल की सजा है, लेकिन जब तक ये प्रूव नहीं होता तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो ये जो इंटरिम पीरियड है जहां पे आरपीए साइलेंट है, उस लीगल गैप को भी ये फिल करता है प्रोविजन कि उस इंटरिम पीरियड में भी हम एक्शन ले सकते हैं। देन एक बात है पैरिटी की, फेयरनेस की। ये क्या है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको जो है तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर वो 48 आवर्स भी कस्टडी में चले जाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ इतना हेस्ट एक्शन, तुरंत उनको सस्पेंशन कर दिया जाए, और जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है उसके पूरे चार्जेस प्रूव हो जाएं, 2 साल की सजा हो जाए, तब उसको हटाया जाए। तो यहाँ पे पैरिटी मेंटेन करने के लिए चाहे वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपका टेम्पररी एग्जीक्यूटिव हो, उस चीज को भी ये प्रमोट करेगा। देन लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये चीज जो है सारे पॉलिटिकल पार्टी पे, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में अप्लाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीज सब पे अप्लाई हो रही है, कोई इससे एक्सक्लूडेड नहीं है, तो ये ओवरऑल फेयर है लॉ, सारे पार्टीज पे अप्लाई होगा। तो जब सब पे अप्लाई होगा तो हर कोई डरेगा कि आज मेरी सरकार है। आप कहते हो ना कि फेक चार्जेस लगा के अरेस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, कल को आप गवर्नमेंट में तो आप लगा दोगे। तो सब जब एक बैलेंस मेंटेन होगा, जब सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा, तो ये फेक अरेस्ट, फेक चार्जेस लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जो लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं उनका ऐसा मानना है। लेकिन इस पूरे मैटर का, कॉइन का दूसरा भी पार्ट है, दूसरा भी फेस है, और इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। पहला कंप्लेन जो अपोजिशन का है वो कहना है कि आज आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को यूज करके बार बार अपोजिशन के लोगों को अरेस्ट कर लेते हो। कन्विक्शन रेट खास करके ईडी का तो बहुत लो है। तो अपोजिशन का कहना है कि ईडी और सीबीआई का यूज करके आप किसी को भी 30 डेज जो है कंटिन्यूसली जेल में डाल दोगे, और किसी भी स्टेट के सीएम को, किसी भी स्टेट के मिनिस्टर को एनी टाइम आप रिमूव कर दोगे। और ये एजेंसीज किसके पास हैं? ये एजेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसी से रिलेटेड ये भी कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल मिसयूज का कि ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी ईडी सीबीआई का यूज करके अरेस्ट करके 30 दिन डाल देगी, और वहां पे हो सकता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाए, सीएम रिमूव कर दिए जाए। कन्विक्शन नहीं हुआ लेकिन 30 दिन जेल में तो चले गए। ये भी जो है इसकी शिकायत है। तो बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, उनका तो ये कहना है कि पूरा का पूरा ये लॉ कुछ नहीं है, ये सुपर इमरजेंसी है, ये सब हमें हटाने के लिए है। दूसरा, एक चीज नेचुरल जस्टिस होती है। नेचुरल जस्टिस में क्या है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन, जब तक आप कन्विक्ट ना हो जाएं तब तक आप इनोसेंट माने जाएंगे, चार्जेस तो कैसे भी लग सकते हैं। तो ये लॉ जो है कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस, इनोसेंट अंटिल प्रूवन के कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट जाता है। एक 2013 में लिली थॉमस केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि कोई इनएलिजिबल तब होता है जिस दिन वो कन्विक्ट हो जाए, जब चार्ज प्रूव हो जाए, उसको सजा सुना दी जाए। लिली थॉमस केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद अग्री किया था कि जब कन्विक्शन शुरू होती है तब आप इनएलिजिबल बनते हो पोस्ट के लिए। किसी को अरेस्ट कर लें, है ना, किसी को जो है हम लंबे टाइम तक जेल में डाल दें, केस चल रहा है, उस बीच में उसको हम इनएलिजिबल नहीं मान सकते। तो ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट इस केस के स्टेटमेंट के खिलाफ भी जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि रिकमेंडेशन किसके थ्रू आ रहा है? एग्जीक्यूटिव के थ्रू आ रहा है। तो इज नॉट एग्जीक्यूटिव टेकिंग अवे द पावर ऑफ द जुडिशियरी? एग्जीक्यूटिव जो है क्या कर रहा है? जुडिशियरी तो चलो 30 दिन जेल में डाल रही है, लेकिन उस पर एक्शन कौन ले रहा है? एग्जीक्यूटिव उसको इनएलिजिबल बना रहा है। तो एग्जीक्यूटिव जो है कहीं ना कहीं, असाउद्दीन ओवैसी का ऐसा कहना है कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशियरी के राइट ले रहा है इसमें। और एक इनकंसिस्टेंसी देखिए, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि एमपी और एमएलए तब इनएलिजिबल होते हैं अपने ऑफिस के लिए जब वो 2 साल या 2 साल से एक ज़्यादा के लिए कन्विक्ट हो जाए, सजा सुना दी जाए। लेकिन कैन यू सी, मिनिस्टर पे ऐसा नहीं है। एमपीज लूज सीट आफ्टर कन्विक्शन ऑफ 2 और मोर ईयर्स, लेकिन मिनिस्टर यहां पे सीट लूज कर रहे हैं कितने में? अरेस्ट में ओनली। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपको नहीं दिख रही? मतलब आप ये सोचो कि किसी एमपी एमएलए को 1.5 ईयर के लिए हम कन्विक्ट कर दें, जेल सुना दें, जेल में चला जाए, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और एक मिनिस्टर को हम 30 दिन कन्विक्ट छोड़ो, जेल में डाल दें ओनली, और उसके बाद वो बिल्कुल एकदम बाइज्जत बरी भी हो जाए, एक्विट भी हो जाए, लेकिन उसकी कुर्सी चली गई।
तो गलत है ना यहाँ पे ये। और एक इसमें लूप होल है, और वो लूप होल है रिवॉल्विंग डोर इशू। रिवॉल्विंग डोर इशू क्या है? रिवॉल्विंग डोर इशू ये है कि एक मिनिस्टर को लगता है कि वो 30 दिन से ज़्यादा कन्विक्ट होने वाला है, कन्विक्ट नहीं सॉरी, जेल में जाने वाला है, और 25th डे को वो रिजाइन कर देता है, और फिर वो वापस मंत्री बन जाता है। फिर वो जो है 25 डेज पूरे कर लेता है या 29 डेज। तो इस तरह से तो बार बार रिटर्न कर सकता है। तो ये तो पूरा इनस्टेबल सिचुएशन है, मंत्री आ रहा है मंत्री जा रहा है। देन पॉलिटिसाइजेशन तो हमेशा हो सकता है। रिमूवल कैन बी मिस यूज बाय द प्राइम मिनिस्टर और सीएम टू टारगेट राइवल, है ना। रिकमेंड कर दिया। ये कौन से राइवल है? ये जो आपके मिनिस्टर हैं, कई बार मिनिस्टर भी राइवल होते हैं, और उनको जो है हमने हटा दिया वहां से क्योंकि हमारी पहले से उनसे जो है कुछ प्रॉब्लम है। और रिकमेंडेशन कौन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ही दे रहे हैं। उनका तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इनका तो रिकमेंडेशन जा रहा है। देन कोई कॉम्पनसेशन है? कल को कोई मिनिस्टर को आप हटा दें और वो बाद में एकदम एक्विट हो जाए, तो क्या कोई सेफ गार्ड है उसके लिए? कोई कॉम्पनसेशन है? नो रिलीफ। रॉन्गफुल अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ भी हुआ, आप कुर्सी से हट गए, आपकी बदनामी भी हो गई। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वगैरह है, शायद उसका बहुत यहाँ पे मिसयूज हो सकता है। और इनके कन्विक्शंस बहुत कम कम है, बहुत कन्विक्शन 10% से भी कम है कन्विक्शन रेट। 90% लोग यहाँ पे एक्विट हो जाते हैं। तो आप ये देख लेते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए, वो कैसा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें सबसे पहले बात होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। इसका जो सेक्शन 8(3) है, वो ये कहता है कि अगर आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए आपको यहाँ पे कन्विक्शन हो जाए, और आप लेजिस्लेटर हैं, एमपी या एमएलए हैं, मिनिस्टर अलग से कुछ मेंशन नहीं है, एमपी एमएलए हैं, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सेक्शन 8(3) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। और ये पूरा का पूरा कन्विक्शन बेस्ड है, एक्यूजेशन बेस्ड नहीं है, चार्जेस बेस्ड नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिली थॉमस केस 2013। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने यह अमेंडमेंट किया कि ये जो लेजिस्लेटर जिनकी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो इनका जो है मेंबरशिप चला जाता है, कन्विक्ट हो जाए तो चला जाता है मेंबरशिप। तो उसमें गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने चेंज किया, बोला कि मेंबरशिप तब नहीं जाएगी जब आप इसके लिए एक प्ली लगा दें, अपील लगा दें, ऑब्वियसली हायर कोर्ट में। और जब तक अपील पेंडिंग है तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लिली थॉमस केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने सेक्शन 8(4) ऐड किया है कि सिटिंग मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अगर उन्होंने यहाँ पे अपील फाइल कर दी, और जब तक अपील पेंडिंग है तो ये 2 साल वाला प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा और उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। तो अब ऐसा नहीं है, जैसे ही आपको 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा की सजा सुनाई गई तो आपकी मेंबरशिप चली जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिली थॉमस केस 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। देन मनोज नरूला केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2014 में कि ऐसे तो कोई बार नहीं है, बैरियर नहीं है, आप मिनिस्टर को जिन पे क्रिमिनल पास्ट है आप अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्राइम मिनिस्टर और सीएम को ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट करने से रुकना चाहिए जिसी को यही चीज को जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर दे रहा है ये नया लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी, मोरल एक्सपेक्टेशन की बात की थी। कुछ लोगों ने पीआईएल फाइल की थी 2018 में कि आप डिस्क्वालीफाई करवाई दीजिए जिस पे भी क्रिमिनल चार्जेज हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ बनाना हमारा काम नहीं है, हम जो है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड आरपीए में ऐड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट चाहे तो उस पर लेजिस्लेट करे। इनफैक्ट जो है पार्लियामेंट को उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया और पार्टीज को भी साथ में बोला कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि इंटरनली आपकी पार्टी में इलेक्शन लड़ने के पहले आप टिकट ही नहीं दो ऐसे लोगों को। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, लेकिन पार्टीज तो सुनती नहीं है। तो ये गाइडलाइन थे सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे, बस कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं था। इतना ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 में एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने बोला कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड कर दीजिए, और ऐसे लोगों को जिन पे चार्ज शीट बन गई है, चार्जेस लग गए हैं विथ ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 5, चार्जशीट फाइल हो गई है, कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इंक्वायरी ने चार्जशीट लगा दी है कि ऐसे वो क्राइम में हैं जिसमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे लोगों को आप इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ही नहीं दे सके पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा बोला था इलेक्शन कमीशन ने कि आप आरपीए में डाल दो। अब यही चीज़ कहीं ना कहीं इस लॉ में दिख रही है कि 5 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर हो जाए, 30 डेज वाला भी है, बट 5 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा हो सकती है
तो हम उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन ये इलेक्शन का टिकट ही नहीं देंगे, ऐसा चाहती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन लड़ने ही नहीं देंगे। ये नहीं हुआ। देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है कि बिल जो है आपके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के पास चली गई है, जेपीसी के पास चली गई है, तो अब वहाँ से जेपीसी बताएगी कि एग्जैक्टली क्या रिकमेंडेशन है और क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनका कुछ कहना है वे फॉरवर्ड में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप क्या करिए कि इंटरिम सस्पेंशन का प्रोविजन लाइए। इंटरिम सस्पेंशन क्या है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जब तक उनका ट्रायल हो रहा है तब तक आप उनको रिमूव मत करिए, सस्पेंड कर दीजिए। कंप्लीट रिमूवल मत करिए, सस्पेंड कर दीजिए। ये देखिए, एक मिनट रुक गया, ये मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा मैं, आगे का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, प्रोजेक्शन ही पॉसिबल नहीं हो रहा। बट इस टॉपिक में पूरा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कल बाकी मैं पढ़ा दूंगा। तो आपको दिख रहा होगा शायद छोटे में कि एक तो आप इंटरिम सस्पेंशन का प्रोविजन लाइए कि जब तक केस चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, तब तक सस्पेंड करिए, रिमूव मत करिए। दूसरा है पार्टीज पे जिम्मेदारी। पार्टीज का रोल क्या है कि आप ऐसे लोगों को टिकट ही मत दो जिनका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बट ये ऑब्वियसली पॉलिटिकली फिजिबल नहीं होता। आपको पता है कि यहाँ पे मशल पावर, मनी पावर, ऐसे थ्रू ही इलेक्शन जीता जाता है और जनरली लोग कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस होते ही हैं लोगों पे। लॉ कमीशन का एक प्रोविजन जो था यहाँ पे, जो उन्होंने मांगा था कि लॉ कमीशन, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं, लॉ कमीशन ने ये बोला था कि चार्जशीट हो गई, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए ऐसे ऑफेंसेस के लिए जहां पे 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो ऐसे लोगों को आप मतलब इलेक्शन लड़ना अलाउ ही नहीं करिए, डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। अगर बना हुआ है कोई तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाले डिमांड जो थी ईसीआई की, वो कहता है कि इलेक्शन ही मत लड़ने दो। लॉ कमीशन कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कर दो। और दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि किसी को जबरदस्ती जो है जेल में डाल दिया जाए, तो बेल शुड बिकम अ नॉर्म। बेल को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, बेल शुड बी द नॉर्म, जेल शुड बी एक्सेप्शन। इतना ही नहीं, बेल को रूल बना दीजिए, और जब तक कोई हीनस क्राइम नहीं हो तो लोगों को जल्दी बेल दे दीजिए, सो दैट वो 30 डेज का कॉन्जिक्यूटिव वाला जबरदस्ती का किसी पे नहीं लगाया जाए। देन इसके लिए अलग से स्पीड अप करने के लिए केसेस को, जो कि मिनिस्टर के लिए हैं, फास्ट ट्रैक ट्रायल कराए जाए। अलग से इसके लिए जो है जुडिशियरी की चीजें बैठी, ट्रिब्यूनल बने, एंड देन इंडिपेंडेंट एक ट्रिब्यूनल बना के हम रिमूवल्स वगैरह को चेक करें, सो दैट एवरी स्टेप वी हैव टू चेक कि क्या चार्जेस लगाए गए थे वो सही थे, क्या इसकी इंक्वायरी सही हुई थी, क्या नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ था। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चीज़ें ट्रांसपेरेंटली हो रही हैं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं फंसाया गया है। तो एक तरफ आपने देखा कि सपोर्ट में भी काफ़ी पॉइंट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात थी, लॉ में गैप की बात थी, ईसीआई के रिकमेंडेशन की बात थी, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन की बात थी, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की बात थी। और एक तरफ दूसरा पक्ष है कि भाई इसका मिसयूज भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, और नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये स्क्रीन मूव नहीं कर रही, इसको मैं यहीं पे एंड करूँगा। कल के लेक्चर में बाकी पॉलिटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल आईएएस कॉरिडोर से आप इसका वर्कबुक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से उस पर एक्ट नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड टाइम।